अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 201 से 205। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 201 प्रतिभाओं की एक सभा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 201 प्रतिभाओं की एक सभा। पहाड़ी द्वार से प्रवेश करते हुए आगे 5 किलोमीटर लंबी पहाड़ी सड़क थी। सड़क के अंत में हेवनली स्वॉर्ड विला था। जियो संप्रदाय के 7 लोगों के दल के पर्वतीय द्वार में प्रवेश करने के बाद गति में एक सचेत अंतर दिखाई दिया, क्योंकि उनके बीच की दूरी बड़ी हो गई थी। जियो जुएटियन, जियो कुआग्यू और जियो कुंगलेई आगे चल रहे थे। जियो बोयुन और जियो जेन बीच में चले गए, जबकि जियो गुजी और जियो नान पीछे गिर गए। जियो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जियो जुएटियन के कुल 4 बेटे थे, जिनके नाम हवा, बारिश, बिजली, बादल थे। सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक उन्हें व्यक्तिगत रूप से जियो कुनफेंग, जियो कुआग्यू, जियो कुंगली और जियो कुंग्युन नाम दिया गया था। जियो कुनफेंग आखिरी से पहले रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान प्रसिद्ध हो गए। जियो कुआग्यू पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर था और हर जगह उतना ही प्रसिद्ध था। हालांकि इस बार मंच पर आने की बारी वर्तमान 20 वर्षीय जियो कुंगलेई की थी। जहां तक सबसे छोटे बेटे जियो कुंगयुन की बात है, हालांकि वह जियो कुंगलेई से 1 महीने छोटा था और पूरे 20 साल का था। ये सभी को पता था कि वह एक प्लेबॉय था। यदि इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा जाए तो वह 100% बेवकूफ था, जो केवल शराब और महिलाओं से प्यार करता था। इसलिए ये स्पष्ट था कि जियो संप्रदाय उसे खुद को मूर्ख बनाने के लिए नहीं लाया था। लेकिन जियो संप्रदाय में जियो कुंगयुन को सबसे ज्यादा लाड प्यार दिया जाता था। आखिरकार वह जियो जुएटियन की एकमात्र सच्ची पत्नी का बेटा था। जियो जुएटियन ने उदासीनता से उसके पीछे एक नजर डाली और जियो कुंगली से कहा, ले, इस बार रैंकिंग टूर्नामेंट में 1000 साल पुराने नंबर 3 के नाम को तोड़ने की भारी जिम्मेदारी अब आप पर है। मैं, आपके पिता, यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप लिंगयुन को हरा देंगे, लेकिन आपकी जन्मजात प्रतिभा के साथ लिंगयुन के अलावा आपके लिए किसी अन्य से हारने का कोई कारण नहीं है। इसमें निश्चित रूप से जियो जेन भी शामिल है। जब आपसे प्रतिस्पर्धा करने की बात आती है तो वह एक बाघ की तरह होता है, जो अपने शिकार पर नजर रखता है और देखता है कि कौन बेहतर है। आपका बच्चा समझता है और निश्चित रूप से पिता और संप्रदाय को निराश नहीं करेगा। जियो कुंगली ने सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर समाधान का संकेत दिखाई दिया। यूए रैंकिंग टूर्नामेंट के मामलों के संबंध में आपको आज रात लियर को फिर से यह समझाना होगा। इसके अलावा जब अंतिम 16 नॉकआउट चरण शुरू हो तो लियर को अर्थ शॉकन स्वॉर्ड देना न भूले। इस रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए ये हमारा गुप्त तुरुप का पत्ता है। जियो जुएटियन ने चेतावनी दी। निश्चिंत रहें पिताजी, मुझे पता है कि मुझे तीसरे भाई को कैसे निर्देश देना चाहिए। जियो कुआग्यू मंद मंद मुस्कुराया। उनके पीछे जियो बोयुन ने जियो जेन से जो कहा वह काफी हद तक वैसा ही था। जियो बोयुन की लंबी भौहें थोड़ी झुकी हुई थी और उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी कोमल नहीं लग रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ज़ैना, ये रैंकिंग टूर्नामेंट आपके लिए विश्व प्रसिद्ध होने का मौका है। आपके विरोधी केवल दूसरे संप्रदाय के शिष्य ही नहीं हैं, जियो कुंगली भी हैं। उस समय सेक्ट मास्टर पद के लिए संघर्ष के दौरान मैं जियो जुएटियन से हार गया और अंत में केवल स्वॉर्ड सेक्ट के बुजुर्ग के रूप में ही समाप्त हो सका। ये मैंने स्वीकार कर लिया है। हालांकि मेरा बेटा निश्चित रूप से अपने बेटे से नहीं हारेगा। आपको न केवल जियो संप्रदाय के लिए दूसरा स्थान हासिल करना है, बल्कि जियो कुंगली को हराना भी है और अपने पिता को गौरवान्वित करना है। जियो जेन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। पिताजी निश्चिंत रहें, आपका ये बच्चा निश्चित रूप से संप्रदाय को निराश नहीं करेगा और इससे भी अधिक पिता को निराश नहीं करेगा। जहां तक जियो गुजी की अपने पोते जियो नान के साथ बातचीत का सवाल है, ये और भी सरल था। नान, आपको इस बार रैंकिंग टूर्नामेंट में लाना एक ऐसा अवसर था जिसके लिए दादाजी ने कठिनाई से संघर्ष किया। आप अभी भी युवा हैं, इसलिए शीर्ष 10 में प्रवेश करना मौलिक रूप से असंभव है। लेकिन जियो संप्रदाय के शिष्य के रूप में चाहे कुछ भी हो, आपको शीर्ष 50वें से बाहर नहीं होना चाहिए। आपने इतने समय तक साधना में ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए इस बार की वास्तविक लड़ाई आपके लिए सबसे अच्छा अनुभव है और यह आपकी कड़ी मेहनत को परखने का सबसे अच्छा स्थान है। हाँ, जियो नान ने आदर पूर्वक उत्तर दिया। दादाजी, कुछ दिन पहले जब आपका ये बच्चा बंद दरवाजे की खेती से बाहर आया था तो उसने कभी कभी सुना था कि जिससे आपने युएरुई की सगाई की थी। मुझे लगता है कि उसका नाम जियो लुओचेन था। वह दूसरे के कारण अपंग हो गया था। क्या ये सच है? ऐसा सचमुच हुआ? जियो गुजी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी। वह था स्पष्ट है कि उन्हें इस मामले की बहुत अधिक परवाह नहीं थी।
युएरुई की योग्यता औसत दर्जे की है। उसका रूप और स्वभाव निश्चित रूप से उतना दिखावटी नहीं है। मुख्य संप्रदाय के भीतर फीनिक्स पूंछ की तलाश करने के बजाय शाखा संप्रदाय में मुर्गी के सिर की तलाश क्यों नहीं की जाती? और दादाजी के यहाँ रहते हुए शाखा संप्रदाय के भीतर कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि जियो लुओचेन की योग्यता इतनी ही है, न्यू मून सिटी में उसे अभी भी एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में माना जाता है। यदि वह अपंग नहीं हुआ तो उसे अब तक युएरुई से विवाह कर लेना चाहिए था। बस उससे अपंग होने दो, केवल उनका लुक ही काफी अच्छा है। हमारे जियो संप्रदाय में कुछ 100 शाखा संप्रदाय हैं, उनसे 1 दर्जन से भी अधिक मजबूत कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। अधिक हास्यास्पद बात यह है कि न्यू मून ब्रांच संप्रदाय के लोगों ने वास्तव में कहा कि यह 16 साल का एक युवक था जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के संकी भगवान हाथ हुआंग फू का रूप धारण कर रहा था, जिसने जियो लुओचेन को अपंग कर दिया और यहाँ तक कि संप्रदाय के खजाने में सब कुछ चुरा लिया। वे वस्तुतः मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। उन्होंने ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से एक सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर प्राप्त किया और यहाँ तक कि ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड ने भी इसकी पुष्टि की। फिर भी वे कहते रहे कि यह केवल एक नकली था और वास्तव में मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक नेसेंट प्रोफाउंड बीस्ट का प्रोफाउंड कोर निकाल लिया। ये बिल्कुल अपमानजनक है। उनके संपूर्ण शाखा संप्रदाय को पंगु न बनाना मेरे लिए पहले से ही जितना संभव हो उतना उदार और मानवीय था। जैसे ही उन्होंने बाद के हिस्सों के बारे में बात की, जियोगुजी की आवाज में पहले से ही नफरत और गुस्से के संकेत थे। तो वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ था। एक महत्वहीन न्यू मून ब्रांच संप्रदाय ने वास्तव में सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर जैसे खजाने को रखने और हमें पेश नहीं करने का साहस किया। जब दादाजी ने खुद को नीचे उतारा और खुद जाकर देखा तो उन्होंने दादाजी को भी बार बार धोखा दिया। सचमुच कितना अक्षम्य है। ये सौभाग्य की बात है कि युएरुई ने दोबारा शादी नहीं की। जियो नान ने सहमति जताते हुए आवाज लगाई। अब इन छोटी छोटी बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको आज रात हेवनली स्वॉर्ड विला में कुछ देर घूमना चाहिए, फिर जल्दी आराम करना चाहिए और कुछ ऊर्जा जमा करनी चाहिए। दादाजी कल आपका प्रदर्शन देखने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ दादाजी। पर्वतीय द्वार के सामने 5 लोगों के एक समूह की उपस्थिति ने तुरंत अपने आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनमें से 5 महिलाएं थीं। उनकी पोशाकें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी। उन सभी ने स्नो गॉस वाली लंबी पोशाक पहनी थी जो उनके पैरों को ढक रही थी और लगभग जमीन को छू रही थी। लंबी पोशाक मूल रूप से शुद्ध सफेद थी, लेकिन जैसे जैसे वे चलते थे, बर्फ नीली चमक के टुकड़े और टुकड़े जो सितारों की तरह थे, स्वाभाविक रूप से उनके शरीर के चारों ओर तैरते थे। बर्फ नीले रंग और उनकी पोशाक के किनारों पर एक काल्पनिक आभा को सुशोभित करते थे। 5 महिलाओं की उम्र बहुत कम लग रही थी। पीछे की युवा लड़की के अलावा, जिसने अपने चेहरे पर सफेद जाली लगा रखी थी और केवल 16 या 17 वर्ष की लग रही थी, अन्य 4 महिलाएं केवल 20 के आसपास ही लग रही थी। 5 में से 2 महिलाएं, जो आगे और पीछे थी, ने अपना चेहरा हल्के धुंध से ढका हुआ था, अपने चेहरे की विशेषताओं को छिपा रही थी। केवल उनकी क्रिस्टल जैसी आकर्षक आंखें दिखाई दे रही थी। बाकी 3 महिलाओं ने अपना चेहरा कुछ भी नहीं ढका था और उनमें से हर एक बेहद खूबसूरत थी। तीनों बेहद खूबसूरत चेहरों पर एक तरह की गहरी ठंडक छा गई थी। उन्होंने कोई मेकअप नहीं लगाया, फिर भी उनकी त्वचा बर्फ की जैद की तरह नरम और चिकनी थी। इसने लोगों को देखते ही अवचेतन रूप से बर्फ की त्वचा और जैद की हड्डियां, बर्फ का चेहरा और लाल रंग के होंठ शब्दों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि तीनों आकर्षक चेहरे एक दूसरे से अलग थे, फिर भी वे सभी दोषरहित और बेदाग थे। अद्वितीय आकर्षण के भीतर उन्होंने पवित्रता और उदात्तता का एक अंश प्रकट किया जिसे अन्य लोग सीधे तौर पर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे उन देवियों की तरह थी जो 9 स्वर्गों पर खड़ी थी। उन पर नश्वर संसार का कोई दाग नहीं था। उन्हें दूर से देखने पर किसी को स्पष्ट रूप से बर्फ जैसी ठंडी हवा के साथ मिश्रित अलौकिक आभा की एक लहर महसूस होगी जो सीधे किसी की छाती गुहा में प्रवेश कर रही है। उनके दाहिनी ओर एक संप्रदाय का समूह जो पर्वत द्वार की ओर चल रहा था, अपने रास्ते में रुक गया। उसी समय उन्होंने उन्हें देखा और स्तब्ध होकर उन्हें देखते रहे, मानो उसी क्षण उनकी सारी आत्माएं चूस ली गई हों। जैसे जैसे वे करीब आते गए, स्वर्गीय तलवार का शिष्य जो पहाड़ के द्वार के सामने पहरा दे रहा था, पूरे 5 मिनट तक वहीं रुका रहा। कुछ सेकंड पहले उसने अंततः प्रयास से अपनी जीभ की नोक को काटा। अपने दिमाग को पुनः प्राप्त करते हुए और अपने हृदय को शांत करते हुए, अपनी पूरी शक्ति से अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद अंततः वह कठिनाई से शांत हुआ। लेकिन उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और अब उसे अपनी आंखों से सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह कुछ हद तक हकलाते हुए बोला, मैं मानता हूं कि 5 सम्मानित अतिथि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की परियां हैं।
कृपया निमंत्रण पत्र और नामों की सूची प्रस्तुत करें। जब इस स्वर्गीय तलवार शिष्य ने ये शब्द बोलना समाप्त किया तो उसने चाहा कि वह उसी समय अपने चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मार सके। पहाड़ के गेट पर मेहमानों का स्वागत करना एक गंभीर मामला था जिसने विला के चेहरे को प्रभावित किया। यही कारण है कि वह, जो एक महत्वपूर्ण शिष्य था और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने में सक्षम था, को चुना गया। जियो सेक्ट और बर्निंग हेवन कबीले के सेक्ट मास्टर रैंक वाले व्यक्तियों का सामना करने पर भी वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था और उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की परियों का सामना करने पर भी उसका मन अव्यवस्थित हो गया था। आखिरकार वह एक सामान्य आदमी था। भले ही उन्होंने अभी तक निमंत्रण पत्र नहीं देखा था, लेकिन जिन महिलाओं के पास ऐसी अलौकिक सुंदरता और स्वभाव था, वे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के अलावा किसी अन्य जगह से संबंधित नहीं हो सकती थी। वे तैरते काल्पनिक बर्फीले अरोरा, इसके अलावा लोहे से बने प्रमाण थे। इसके अलावा अप्रत्याशित परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट के नियमों में एक सख्त विनियमन था। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रत्येक बल के लिए भाग लेने वाले शिष्यों और अनुरक्षक कर्मियों की कुल संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तक कि 4 प्रमुख संप्रदायों जैसी ताकतें भी अपवाद नहीं होंगी। 7 लोगों की सीमा एक छोटे संप्रदाय के लिए भी बहुत कम थी, ऐसी स्थिति जहां एक बल के 7 से कम लोग लगभग कभी दिखाई नहीं देंगे। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को छोड़कर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए तैयार होना बेहद दुर्लभ था, खासकर उन जगहों पर जहां बहुत सारे पुरुष थे और हर कोई इस कारण से अच्छी तरह से वाकिफ था। इस बार फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से केवल 5 लोगों का आना जरा भी आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके सामने खड़े होकर बेदाग सुंदरता जिसने घूंघट नहीं पहना था, ने निमंत्रण पत्र और नाम सूची निकाली और उन्हें स्वर्गीय तलवार शिष्य को सौंप दिया। जेड हाथ को देखकर, जो बर्फ और मोम से बना हुआ प्रतीत होता था, स्वर्गीय तलवार शिष्य की हृदय गति तुरंत तेज हो गई। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसे पता चला कि एक महिला का हाथ वास्तव में इस हद तक सुंदर हो सकता है। उसे यहाँ तक महसूस हुआ कि अगर वह इस जेड हाथ को एक बार भी छू सके तो वह स्वेच्छा से मर जाएगा। हालांकि भले ही उसके पास 10,000 गुना हिम्मत हो, फिर भी वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया, निमंत्रण पत्र और नाम सूची के एक कोने को दबाया और उन्हें प्राप्त कर लिया। अपनी निगाहें निमंत्रण पत्र और नामों की सूची पर घुमाते हुए उसने झट से अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, तो यह फ्रोजन ग्लास की परी और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से फ्रोजन ब्यूटी की परी है जिसने हमें व्यक्तिगत रूप से गौरवान्वित किया है। जमे हुए सौंदर्य की परी। स्वर्गीय तलवार के शिष्य ने अब चेतन रूप से अपना सिर उठाया और उस महिला की ओर देखा जिसने चेहरे पर घूंघट पहना हुआ था और जिसकी नजर बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही उसने उसकी निगाह से संपर्क किया, उसका पूरा शरीर चौंक कर ठंडा हो गया और तुरंत उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही गंभीर रूप से अपना संयम खो चुका है। उसने एक बार फिर जल्दी से अपना सिर नीचे किया और सम्मान से बोला, फ्रोजन ब्यूटी की परी का नाम मेरे कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा है। कृपया इस कनिष्ठ को संयम खोने के लिए क्षमा करें। 5 सम्मानित अतिथि कृपया प्रवेश करें। अपनी बात खत्म करने के बाद वह कमजोर कदमों से एक ओर हट गए। जैसे ही उसके सामने बर्फ जैसी ठंडी खुशबू की लहर दौड़ी, उसने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। उनके बहुत दूर तक चले जाने के बाद ही स्वर्गीय तलवार शिष्य ने खुद को पूरी तरह से वापस पा लिया। उसने कुछ हद तक स्तब्ध होकर उनकी पीछे की ओर घटती आकृतियों को देखा। कुछ देर के लिए उसका मन थोड़ा अस्थिर हो गया। इस समय उनके बगल वाला शिष्य अचानक बोला, वरिष्ठ भाई हैया, जिसे आपने पहले बुलाया था। फ्रोजन ब्यूटी की परी, मुझे मत बताओ कि यह अफवाह चू यूचेन थी। हाँ, हैया नामक शिष्य ने सिर हिलाया। चू यूएली चू यूचेन शुई वुशुन वु जुएक्सिन ज़ियाक्विंग्यू। वह वास्तव में चू यूचेन का नाम है। वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आई थी। क्या मुझे तुरंत विला मास्टर को रिपोर्ट करना चाहिए? अगर विला मास्टर को पता चलेगा कि चू यूचेन वास्तव में आया था, तो वह निश्चित रूप से उत्साहित होगा। अपने सिर की रिपोर्ट करें। लिंग हैया ने अपना सिर पीट लिया। विला मास्टर और विला मास्टर की पत्नी इस समय एक साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। विला में यहाँ तक कि बेवकूफ भी जानते हैं कि चू यूचेन का नाम विला मास्टर की पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा निषेध है। यदि आपको इसकी रिपोर्ट करनी है और समस्या उत्पन्न होती है, तो आइए देखें कि आप परिणामों को कैसे संभाल सकते हैं। फिर मुझे इसकी रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए? लिंग हैया ने थोड़ा सोचा और कहा, बस मान लीजिए कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड आ गया है। कुल 5 लोग और फ्रोजन की परी चू यूएली नेतृत्व कर रही है। किसी भी स्थिति में उसका नाम उपस्थिति सूची में पहला नाम है। आपको चू यूचेन का पालन पोषण नहीं करना चाहिए। ओह ठीक है।
हेवनली स्वॉर्ड शिष्य जल्दी से आगे बढ़ा, एक ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज निकाला और विला के भीतर खबर फैला दी। इस समय लोगों का वह समूह जो स्तब्ध हो गया था आखिरकार आगे बढ़ गया और सामने बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुट्ठी बांधकर कहा, ये कनिष्ठ भाई, क्या वे लोग अभी अभी फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की परियां थे? हाँ, लिंग हेया ने सरलता से सिर हिलाया। निश्चित रूप से इसके बारे में 100 बार सुनना वास्तव में इसे एक बार देखने जितना अच्छा नहीं है, और इसे एक बार देखना इसके बारे में 100 बार सुनने से कहीं बेहतर है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भावनात्मक रूप से आह भरते हुए कहा, मैं पूर्वी डोमेन के प्रोफाउंड स्वॉट संप्रदाय से आया हूँ, सिर्फ हेवनली स्वॉट विला देखने के लिए। संप्रदाय समूहों का एक समूह लगातार पहुंचा। हालांकि प्रत्येक समूह में केवल 7 लोग थे, बुजुर्गों में से एक भी उस क्षेत्र में प्रसिद्ध और अधिपति स्तर का व्यक्ति नहीं था, और युवाओं में से एक भी चरम प्रतिभाशाली नहीं था। पिछले कुछ दिनों में दुनिया को हिला देने वाले नामों के साथ साथ प्रतिभाशाली युवा जो उच्चतम शिखर पर थे, वे रैंकिंग टूर्नामेंट में अपनी सापेक्ष श्रेष्ठता का फैसला करने के लिए इस हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन में एकत्र हुए थे। रात होने पर लोगों का एक असामान्य समूह पर्वत द्वार पर पहुंचा। उनके असामान्य होने का कारण ये था कि समूह में केवल 4 लोग शामिल थे, जो फ्रोजन क्लाउड असगार्ड लोगों की संख्या से भी कम थी। ये 4 लोग वास्तव में किन वुशांग, कैंग यू, यूचे और जिया युवानबा थे। जैसे ही वे पहाड़ी द्वार के सामने चले, लिंग हेया आगे बढ़े और सम्मान पूर्वक कहा, मेहमानों कृपया रुके। हमारा विला इन कुछ दिनों में ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा है और हम मेहमानों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कृपया जाए। केवल 4 लोग थे, बुजुर्ग व्यक्ति के अलावा 3 में से 2 युवा केवल सच्चे गहन क्षेत्र में थे और तीसरा व्यक्ति वास्तव में केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र में था। हेवनली स्वॉर्ड विला में प्रतिभाओं की इस सभा में यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखना बहुत भयानक था। किसी को विश्वास नहीं होगा कि वे ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 202 स्वर्गीय तलवार विला। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 202 स्वर्गीय तलवार विला। इस तरह से व्यवहार किया जाना किन वुशांग की उम्मीदों से थोड़ा भी अलग नहीं था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि कैंग यू उनकी यात्रा की सुरक्षा के लिए कुछ विशेषज्ञों को लाएंगे, इसलिए भाग लेने वाले 3 शिष्यों के अलावा उन्होंने बिना अनुमति के किसी अन्य लोगों को लाने की हिम्मत नहीं की। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैंग यू अकेला चला जाएगा। 3 शिष्यों में से 2 को यूचे ने अपंग कर दिया था और एक को जबरदस्ती भगा दिया था। जिया युवानबा को जोड़ने के बाद केवल 4 लोग थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद भी लगा कि यह कुछ हद तक हास्यास्पद है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, ये छोटा भाई, मैं किन वुशांग हूँ और इस बार रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने आया हूँ। आप चारों रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। पहाड़ी द्वार की रखवाली कर रहा स्वर्गीय तलवार का शिष्य कुछ देर तक शून्यता से देखता रहा। इस समय लिंग हेया ने कैंग यू को देखा। कुछ देर तक घूरने के बाद उसने तुरंत कहा, और ये ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की ब्लू मून प्रिंसेस है। हाँ, कैंग यू ने निमंत्रण पत्र और नाम सूची एक ही समय में सौंपते हुए थोड़ा सिर हिलाया। हम चारों यहाँ इंपीरियल परिवार का प्रतिनिधित्व करने और इस बार के रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आए हैं। ये हमारा निमंत्रण पत्र और नामों की सूची है। स्वाभाविक रूप से नाम सूची में केवल 4 नाम थे, किन वुशांग, कैंग यू, जिया युवानबा, यूनचे, और भाग लेने वाले शिष्य वर्ग में केवल यूचे नाम था। लिंग हेया के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं, फिर बगल में चले गए और विनम्रता से कहा, तो यह वास्तव में शाही परिवार के सम्मानित अतिथि हैं जो यहाँ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पहले की मेरी अशिष्टता के लिए माफ कर दें। 4 सम्मानित अतिथि कृपया अंदर आए। 5 किलोमीटर आगे वह जगह है जहाँ विला स्थित है, जहाँ विला मास्टर और विला मालकिन पहले से ही व्यक्तिगत रूप से आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया। चारों के पहाड़ी द्वार से गुजरने के बाद कुछ द्वारपाल शिष्यों ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। केवल एक भाग लेने वाले शिष्य को साथ लाया, जो केवल ट्रू प्रोफाउंड दायरे में है। मेरा मानना है कि अब तक के इन रैंकिंग टूर्नामेंटों में ऐसा लगता है कि ट्रू प्रोफाउंड दायरे में कभी भी कोई भाग लेने वाला शिष्य नहीं रहा है। एक शिष्य ने कहा, जब से कांग वानहे गंभीर रूप से बीमार हो गए, उनकी शक्ति को क्राउन प्रिंस और तीसरे प्रिंस द्वारा जबरन जब्त कर लिया गया, लूट लिया गया और विभाजित कर दिया गया। शाही परिवार के भीतर राजनीतिक अशांति और अस्थिरता को देखते हुए मुझे लगता है कि वह किसी रैंकिंग टूर्नामेंट के बारे में सोचने के मूड में नहीं है। शाही परिवार का अब तक का प्रदर्शन हमेशा निराशाजनक रहा है। मुझे लगता है कि इस बार टूटा हुआ घड़ा सचमुच टूट गया है। ब्लू मून प्रिंसेस द्वारा व्यक्तिगत रूप से टीम को यहाँ लाना शायद केवल ये दिखाने के लिए है कि वे हमारे विला की कितनी परवाह करते हैं। 2 निश्चित बातें हैं।
लिंग हेया ने कहा, इस रैंकिंग टूर्नामेंट में इंपीरियल फैमिली का प्रदर्शन न केवल निराशाजनक होने वाला है, मुझे विश्वास है कि उलटफेर में वे प्रथम स्थान पर रहेंगे। दूसरे के लिए कल सुबह की उम्र और गहन शक्ति मूल्यांकन के दौरान शाही परिवार शायद एक बड़ा मजाक बन जाएगा। ये सोचने के लिए कि हमारे स्वर्गीय तलवार विला के पूर्वज और शाही परिवार के पूर्वज एक दूसरे की मदद करने के लिए परस्पर भाई बन गए। एक के पास सांसारिक अधिकार था जबकि दूसरे के पास सांसारिक शक्ति थी। आजकल हमारा हेवनली स्वॉर्ड विला ब्लू विंड एम्पायर के शिखर पर है, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। हालांकि शाही परिवार का दिन ब दिन पतन होता गया, फिर भी वे वहां के आम लोगों के अधिकार में थे। उन बड़े और प्रभावशाली संप्रदायों की नजर में वे अब हर गुजरते दिन के साथ बाधक नहीं रह गए थे। इस बार संभवतः और भी अधिक लोग उन्हें नीची दृष्टि से देख रहे होंगे। ये सचमुच अफसोसजनक है। युन चे और कंपनी पहाड़ी सड़क पर चले। हालांकि यह हेवनली स्वॉर्ड विला से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, फिर भी इसकी महिमा से उत्सर्जित गरिमामय वातावरण को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। ये हेवनली स्वॉर्ड विला कहलाने योग्य है। इस तरह का माहौल ऐसा महसूस कराता है जैसे अनगिनत तलवारें उनके बगल में नाच रही हो। यू चे ने भावना के साथ कहा, वाह, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में एक दिन हेवनली स्वॉर्ड विला में व्यक्तिगत रूप से आ सकूंगा। यहाँ तक कि अंकल सिकोन, जिनकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता था, पहले कभी हेवनली स्वॉर्ड विला नहीं आए थे। वहां सड़क पर जिया युवानबा ने 2 आंखों से सभी दिशाओं में देखा, जो हमेशा खुली रहती थी, एक सेकंड के लिए भी पलक झपकाने को तैयार नहीं थी। जिया युवानबा के भावनात्मक रूप से उत्साहित तरीके ने कैंग यू को अपनी मुस्कान रोकने में असमर्थ बना दिया। उसने यू चे से कहा, जूनियर ब्रदर यू, हेवनली स्वॉर्ड विला किसी भी अन्य जगहों से अलग है। इस स्थान को ब्लू विंड एम्पायर की पवित्र भूमि और एकमात्र पवित्र भूमि माना जा सकता है। यहाँ तक कि हेवनली स्वॉर्ड विला के सबसे निचली रैंकिंग वाले शिष्य भी बाहरी दुनिया में विशिष्ट प्रतिभा वाले हैं। जो शिष्य पहले पर्वतीय द्वार की रखवाली कर रहे थे, वे सभी आत्मा गहन क्षेत्र में हैं। 20 वर्षीय स्पिरिट प्रोफाउंड रैंकर्स प्रत्येक प्रोफाउंड पैलेस शाखा में प्रशिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, लेकिन हेवनली स्वॉर्ड विला में वे केवल द्वारपाल हैं। हेवनली स्वॉर्ड विला की अंदरूनी जानकारी प्रचुर है और उनकी ताकत बहुत बड़ी है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कल्पना एक सामान्य व्यक्ति कर सके। बड़ी बहन, मैं समझ गया। चिंता मत करो। अगर किसी भी तरह से मेरा मजाक उड़ाया जाता है या उकसाया जाता है, जब तक कि वे मेरी निचली रेखा को नहीं छूते, मैं पीछे हट जाऊंगा। युन चे ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह कैंग यू के शब्दों के पीछे का अर्थ जानता था, क्योंकि कैंग यू जानता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो नुकसान सहने से इनकार करता था। लगभग 1000 भाग लेने वाले शिष्यों के बीच उनकी गहन शक्ति का स्तर सबसे कम था। यह संभव था कि उसका उपहास किया जाए, और यदि उसने यहाँ पलटवार किया, यदि संयोग से उसने हेवनली स्वॉर्ड विला को क्रोधित कर दिया, भले ही कैंग यू व्यक्तिगत रूप से कदम आगे बढ़ाते हैं, तो इसे नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी शर्त यह थी कि इसे उनकी निचली रेखा को छूना था। जहां तक इस अंतिम बिंदु की बात है, ये स्पष्ट रूप से निर्णय लेना उस पर निर्भर था। किसी रईस के लिए बदला लेने के लिए 10 साल बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन ये रईसों के संबंध में था, और उसे एक बार भी विश्वास नहीं हुआ कि वह एक रईस है। उसी समय फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की 5 लोगों की पार्टी पहले ही हेवनली स्वॉर्ड विला के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुकी थी। बड़ी बहन, उस समय के अलावा जब आप 3 स्काई प्रोफाउंड बीस्ट गहन कोर लेने गई थी ताकि किंग यू फ्रोजन हॉट लिक्विड जेट की खेती कर सके, आपने 10 या इतने वर्षों में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को नहीं छोड़ा है। आपने इस रैंकिंग टूर्नामेंट में आने के लिए अभी पहल क्यों की है? चू युएली की आंखें घूम गईं जब उसने वह सवाल पूछा जिसके बारे में वह असगार्ड को छोड़ने के बाद से अपने दिल में सोच रही थी। चू यूचेन की आंखें बिना किसी तरंग के क्रिस्टल की तरह चमक उठी। उसकी आवाज और भी अधिक उस हवा की तरह थी जो गहरी बर्फ से टकराकर आती थी, नर्म, फिर भी इसमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक भी शामिल थी। मैं बहुत लंबे समय तक दुनिया से दूर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस पीढ़ी के युवा जूनियर फल फूल रहे हैं या पहले से ही गिरावट में हैं। चू युएली ने वास्तव में अपना सिर हिलाया। बड़ी बहन, इस दुनिया में मैं ही वह हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझता हूँ। अन्य लोग आपके इस तर्क पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? चू यूचेन, आपने आधे साल पहले अचानक असगार्ड को छोड़ दिया और पिछले महीने ही वापस आए। जब तुम लौटे तो तुम्हारा हृदय सदैव बेचैन रहता था। बड़ी बहन की फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स और फ्रोजन हॉट आर्ट्स दोनों छठे चरण में पहुंच गई हैं। अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अब वह बड़ी बहन अचानक कहती है कि वह इस बार व्यक्तिगत रूप से हेवनली स्वॉर्ड विला आना चाहती है।
हेवनली स्वॉर्ड विला हाथ में है। जिस चीज के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में और अधिक पूछने की जरूरत नहीं है। चू यूचेन ने चू युएली के भाषण को बाधित करते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज के भीतर की ठंडक ने पीछे बैठे 3 फ्रोजन क्लाउड शिष्यों के शरीर को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। चू युएली ने तुरंत बात करना बंद कर दिया और दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। इस समय हेवनली स्वॉर्ड विला का मुख्य प्रवेश द्वार अब दिखाई देने लगा था। किंगयू ने इसे पहन लिया। आखिरी क्षण तक इसे मत उतारो। चू युएली ने घूमकर एक युवा घूंघट वाली लड़की के हाथों में एक जमे हुए क्रिस्टल का हार रख दिया। हाँ मास्टर। युवा लड़की ने फ्रोजन क्रिस्टल नेकलेस लिया और उसे अपनी बर्फीली गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। लिंग यूफे की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी, लेकिन वह केवल 30 के आसपास का दिखता था। सम्राट गहन क्षेत्र में पहुंचने पर किसी का जीवन काल 4 या 500 वर्ष बढ़ जाएगा। एक सिंहासन के लिए 50 वर्ष की आयु केवल युवावस्था की शुरुआत थी। लिंग यूफे का रंग क्राउन जेड जैसा था और उसे मेकअप द्वारा निखारने की जरूरत नहीं थी। वह सुरुचिपूर्ण था और उसका स्वभाव एक तलवार विशेषज्ञ की गरिमामय छवि के बिना भी सौम्य और नम्र था। उसके हाथ सफेद जेड की तरह थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने बार बार तलवारें लहराई हैं। जब उन्होंने अपने मेहमानों को देखा तो न केवल उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया, बल्कि एक मिलनसार मुस्कान भी दिखाए और ब्लू विंड एम्पायर के नंबर 1 मास्टर के गर्व और अहंकार के बिना गर्मजोशी से उचित शिष्टाचार दिया। भाग लेने वाले कुछ युवा शिष्यों ने उन्हें देखा और उनमें ऐसी प्रशंसा प्रकट हुई जो मुंह के करीब थी। उसके बगल में फूलों की पोशाक पहने एक 30 साल की महिला खड़ी थी। वह लिंग यूफेन की एकमात्र पत्नी जुआन युवान यूफेन थी और लिंग यू और लिंग जी की जन्मदात्री भी थी। उसका स्वभाव मनोहर था और उसका रूप खिले हुए फूलों के समान सुंदर था। हालांकि उसकी शक्ल भी हजारों में से एक थी। अगर उसकी तुलना चू यूचेन से की जाए तो भी यह एक नश्वर महिला की तुलना स्वर्ग की देवी से करने जैसा था। कम से कम 1,08,000 मील का अंतर था। लिंग यूफेंग, जो चू यूचेन पर मोहित थी, को जुआन युवान यूफेंग को पत्नी के रूप में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से यह उसके रूप रंग के कारण नहीं था, बल्कि उसके परिवार की पृष्ठभूमि के कारण था। हालांकि उनकी शादी के लगभग 20 वर्षों के बाद हेवनली स्वॉर्ड विला के विला मास्टर की पत्नी की पृष्ठभूमि के बारे में पूछने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की और किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके उपनाम जुआन युवान के बारे में सोचकर ही किसी के दिल में डर की गहरी भावना उभर आती थी, क्योंकि वह एक निश्चित पवित्र ग्राउंड मास्टर का उपनाम था जो गहरे आकाश महाद्वीप के 4 पवित्र मैदानों में से एक से संबंधित था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के चू युएली, सीनियर सिस्टर चू यूचेन, शिष्यो शुई वुशुंग वु जुएक्सन, जिया क्विंगयू को हेवनली स्वॉर्ड विला का दौरा करने के लिए लाए हैं और विला मास्टर लिंग और विला मालकिन लिंग को उनकी ओर से हमारी मालकिन का सम्मान भी भेजते हैं। मेहमानों का स्वागत कर रहे लिंग यूफेंग और जुआन यूफेंग का सामना करते हुए चू युएली सबसे आगे खड़े हो गए और युग्मित उपनाम लिंग की ओर थोड़ा झुक गए। जैसे ही वे आगे, लिंग यूफेंग की मानसिक स्थिति पहले से ही बहुत उथल पुथल में थी क्योंकि उसने चू यूचेन को देखा था। भले ही चू यूचेन ने बर्फीला घूंघट पहना हुआ था, भले ही उसे चू यूचेन को देखे हुए 31 साल बीत चुके थे, फिर भी उसने एक नजर में उसकी उन आंखों को पहचान लिया। केवल उसने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि चू यूचेन व्यक्तिगत रूप से हेवनली स्वॉर्ड विला में आएगा। जब तक चू युएली के मुंह से चू यूचेन नाम नहीं निकला, तब तक उसने इस पर विश्वास करने का साहस किया। 31 साल बीत चुके थे। कोई यह नहीं सोचेगा कि वह पूरे 31 वर्षों तक उसे याद करता रहा और उसके लिए तरसता रहा। भले ही उसने एक पत्नी ले ली थी और अब उसके बच्चे भी हैं, और भले ही उसके 2 बेटे पहले ही विवाह योग्य उम्र में पहुंच चुके हैं, फिर भी उसने उस बेहद खूबसूरत छवि को अपने दिल और अपनी आत्मा की गहराई से बाहर नहीं जाने दिया है। कई दसियों वर्षों में ये पहली बार था कि इस नंबर 1 मास्टर की मानसिक स्थिति बहुत उथल पुथल में थी। चू युएली ने अपने पूरे संप्रदाय की घोषणा करने के बाद वास्तव में शर्म से हंसने और शिष्टाचार लौटाने से पहले पूरे 3 सेकंड तक अचंभे में देखा था। आपका स्वागत है 5 परियों, और अपनी उपस्थिति से हमारे तुच्छ विला का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। मुझे एसगार्ड मालकिन को देखे हुए भी कई साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी ठीक है। मालकिन हमेशा अच्छी रही है। मैं विला मास्टर लिंग को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देता हूँ। चू युएली ने हल्के से अपना सिर हिलाया। ओह, ये विश्व प्रसिद्ध फ्रोजन ब्यूटी की परी है चू यूचेन। जुआन युवान यूफेंग की नजर चू यूचेन के शरीर पर पड़ी जब उसने एक सार्थक मुस्कान प्रकट की। कई साल पहले यूफेंग ने ब्लू विंड की नंबर 1 सुंदरता फ्रोजन ब्यूटी की परी के महान नाम के बारे में सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वास्तव में आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या फ्रोजन ब्यूटी की परी यूफेंग को ब्लू विंड की नंबर 1 सुंदरता की सुंदरता को देखने और उसके जीवन की इच्छाओं में से एक को हल करने देने के लिए अपना घूंघट हटा सकती है? पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में कितने लोग ब्लू विंड के नंबर 1 मास्टर की पत्नी की बातों का जवाब न देने की हिम्मत करेंगे? हालांकि ये शब्द स्पष्ट रूप से चू यूचेन की ओर निर्देशित थे। चू यूचेन की आंखें थोड़ी सी भी नहीं डगमगाई। वो जरा सी भी हरकत किए बिना सीधे देखती रही, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना हो। जुआन युवान यूफेग की अर्धचंद्राकार भौहें अचानक एक तरफ झुक गई। लिंग यूफेग हंसे और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। प्रिय, ये परियां हमारी सम्मानित मेहमान हैं। मैं समझता हूँ कि आप अधीर हैं, लेकिन जो मेहमान हमारे घर में नहीं आए हैं, उनसे उपहार मांगना वास्तव में कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण है। जुआन युवान यूफेग ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं वास्तव में थोड़ा गुस्सैल था और मुझे उम्मीद है कि फ्रोजन ब्यूटी की परी मुझे बुरा नहीं मानेगी। परियों, कृपया प्रवेश करें। वहां स्वाभाविक रूप से आप सभी के आवास की देखभाल करने वाले व्यक्ति होंगे। यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो आप बिना रुके विला के भीतर शिष्यों को बता सकते हैं। यदि कोई उपेक्षा हो तो मैं आपकी उदारता और क्षमा की आशा करता हूँ। मैडम बहुत विनम्र हैं। चू युएली ने एक और शिष्टाचार दिया और उसके बाद 5 लोगों के समूह ने हेवनली स्वॉर्ड विला में प्रवेश किया। जुआन युवान यूफेग की अभिव्यक्ति भी विला में प्रवेश करने के बाद फीकी पड़ गई। उसने लिंग यूफेग की ओर देखा और उपहास किया। लिंग यूफेग, तुम वास्तव में प्यार को लेकर बहुत भावुक हो। तुम 10 साल तक उसके पीछे बुरी तरह दौड़ते रहे और तुम्हें उसकी छाया भी देखने को नहीं मिली। हमारी शादी को अब 20 साल से अधिक हो गए हैं, फिर भी आप वास्तव में अभी भी उसके बारे में नहीं भूले हैं। इस बार वह स्वयं आपके दरवाजे पर आए। क्या आप अभी बहुत प्रसन्न महसूस नहीं कर रहे हैं? प्यारी, तुम अपनी बातों से मेरा गलत मतलब निकाल रही हो। लिंग यूफेंग ने जुआन युवान यूफेंग का हाथ पकड़ लिया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं उस समय छोटा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक युवा व्यक्ति की तरह कुछ बेवकूफी भरी चीजें करूंगा। हमारी शादी को 21 साल हो गए हैं साल। उन दिनों की भोली भाली लालसा 20 वर्षों से अधिक के हमारे स्नेह के 10,000वें हिस्से के बराबर भी कैसे होगी? मैं, लिंग यूफेग, आपकी जैसी पत्नी पाकर पहले से ही इस हद तक संतुष्ट हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने इन 20 वर्षों में किसी रखेल को भी स्वीकार नहीं किया है, तो मेरे मन में कोई अन्य विचार कैसे आ सकता है? पहले खुद को अचेतन स्थिति में खोना केवल इसलिए था क्योंकि मैंने उन मूर्खतापूर्ण चीजों को याद किया था जो मैंने तब की थी, और केवल कुछ विलाप किया था। लिंग यूफेग का हाथ उल्टी पकड़ से पकड़ने पर जुआन युवान यूफेग के चेहरे पर काले बादल पूरी तरह से छट गए। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जब लिंग यूफेग बोल रहा था तो उसके दिल की आवाज उसके मुंह से निकलने वाली आवाज से 10 या सैकड़ों गुना अधिक तेज थी। वह सचमुच आई थी। वह सचमुच आई थी। आखिरकार मुझे उससे दोबारा मिलने का मौका मिला। लेखक नोट, क्या लिंग यूफेंग के चू यूचेन पर मोहित होने के बारे में उल्लेख करना थोड़ा दोहराव जैसा लगता है? वास्तव में यह जलाने के लिए एक बहुत 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 बड़ा फ्यूज है। बकवास, यहाँ तक कि उन शब्दों की भी मनाही है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 203 कोई आ रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 203 कोई आ रहा है। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के लोगों के प्रवेश करने के कुछ समय बाद ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के 4 लोग भी विला में प्रवेश कर गए और उनका एक दूसरे से सामना नहीं हुआ। विला में प्रवेश करने के बाद उन्हें तुरंत उनके पूर्व व्यवस्थित निवास की ओर निर्देशित किया गया और अस्थायी निवास के मानक के रूप में ये यूचे और जिया युवानबा की अपेक्षाओं से काफी परे था, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण अतिथि कक्ष नहीं था, बल्कि जाहिर तौर पर एक अति सुंदर छोटा आंगन था। नहीं, एक बड़ा आंगन। आंगन में ठीक 8 अलग अलग कमरे थे और उसके भीतर पेड़, एक मंडप, एक तालाब और यहाँ तक कि दर्जनों विभिन्न प्रकार के हथियारों से भरा एक हथियार रैक भी था। वाह, ये वास्तविक नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने शुरू में सोचा था कि हमें एक ही कमरे में 2 लोगों को एक साथ रखना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह इतनी बड़ी और शानदार होगी। जिया युवानबा बड़े आंगन को देखते हुए लगातार चिल्ला रहा था, जैसी कि हेवनली स्वॉर्ड विला से अपेक्षा की गई थी। मेहमानों के मनोरंजन के लिए उनकी व्यवस्था के साथ ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना अन्य संप्रदाय कर सकते हैं। यू चे ने भी चिल्ला कर कहा। किन वुशांग ने हंसते हुए कहा, इस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 500 से अधिक है और प्रत्येक भाग लेने वाली टीम के पास इस प्रांगण में से एक है। प्रत्येक मंडप में कमरों की संख्या 8 से कम नहीं है, ताकि प्रत्येक अतिथि को अनुमति मिल सके हेवनली स्वॉर्ड विला के बड़े आकार के साथ अपना निजी कमरा रखने के लिए 500 के बारे में भूल जाएं। भले ही अन्य 500 टीमें आए, फिर भी उन्हें इस तरह की व्यवस्था से कोई समस्या नहीं होगी। प्रतिष्ठित अतिथियों, कृपया अपने कमरे का चयन करें।
जब रात होगी मैं आपके कमरे में भोजन लाऊंगा। टूर्नामेंट से पहले किसी भी अनावश्यक संघर्ष को रोकने के लिए भोज की व्यवस्था नहीं की गई थी। कृपया हमें क्षमा करें। स्वर्गीय तलवार की महिला शिष्या, जो उन्हें अपने निवास पर ले आए, ने विनम्रता से कहा। केवल 4 लोगों के साथ स्वाभाविक रूप से एक बड़ी छूट थी जब उनके पास चुनने के लिए 8 कमरे थे। किन वुशांग ने दाएं से दूसरा कमरा चुना, जिया युवानबा ने दाएं से तीसरा कमरा चुना, यू चे ने बाएं से चौथा कमरा चुना और कैंग यू ने बाएं से तीसरा कमरा चुना। वे चारों केवल उस कमरे से अलग थे जो आंगन के प्रवेश द्वार के ठीक सामने था। हालांकि यह सिर्फ एक अतिथि कक्ष था, कमरे में फर्नीचर साधारण नहीं था, और जब ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में इन पैलेस शिष्यों को दिए गए कमरे की तुलना की गई तो ये कई गुना अधिक शानदार था। स्थानिक छल्लों के अस्तित्व के साथ स्वाभाविक रूप से उनके पास सामान खोलने और ले जाने के लिए सामान जैसा कुछ नहीं था। किन वुशांग ने कहा, यह पहली बार है जब यू चे और जिया युवानबा ने इस हेवनली स्वॉर्ड विला का दौरा किया है। यह एक दुर्लभ अवसर है, और चूंकि यह अभी भी जल्दी है तो आप दोनों विला के चारों ओर क्यों नहीं घूमते और अनुभव करते हैं ब्लू विंड एम्पायर के नंबर 1 विला की भव्यता। ठीक है। यू चे और जिया युवानबा ने एक ही समय में सिर हिलाया। कैंग यू ने तुरंत कहा, मैं भी आ रहा हूँ। मैं 3 साल पहले एक बार यहाँ आया था और मुझे अभी भी कुछ जगहें याद हैं, खासकर स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस, इसलिए मैं आप दोनों को यहाँ ला सकता हूँ। पैलेस चीफ किन, क्या आप नहीं है विला में घूमने जा रहे हो? मैं पास हो जाऊंगा। मैं यहाँ कई बार आया हूँ, पिछले कुछ वर्षों में कई बार, और मैं उन गंदे चेहरों को एक बार फिर से उपहास से भरा हुआ नहीं देखना चाहता। किन वुशांग ने हंसते हुए कहा। कैंग यू स्पष्ट रूप से जानता था कि किन वुशांग उपहास से भरे गंदे चेहरे का क्या जिक्र कर रहे थे। उसने उससे सांत्वना दी, पैलेस प्रमुख किन, चिंता मत करो, इस बार जूनियर भाई यू निश्चित रूप से हमें अपनी हताशा को बाहर निकालने और हमारे सिर को ऊंचा रखने की अनुमति देगा। अच्छा। किन वुशांग मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर जाओ, मुझे बस ध्यान करने का मन हो रहा है। यह विला अंतहीन तलवार के सार से गूंज रहा है, और जब भी मैं यहाँ रहूंगा मुझे हमेशा इससे लाभ होगा। जब वे तीनों आंगन से बाहर निकले तो उनका आसपास मानवीय गतिविधियों से भर गया। अतिथि आवास एक साथ केंद्रित थे और उनमें से अधिकांश पास थे। जैसे जैसे रैंकिंग टूर्नामेंट का दिन नजदीक आता जाएगा, यह अतिथि आवासीय क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अधिक जीवंत हो जाएगा। कई पुराने परिचित रुकते और एक दूसरे से बातचीत करते। जो लोग परिचित नहीं थे वे फिर भी मुस्कुराते थे और एक दूसरे का अभिवादन करते थे। इस हेवनली स्वॉर्ड विला में ये प्रमुख व्यक्ति, जो आमतौर पर बेहद गौरवान्वित और सम्मानित होते थे, चाहे वे बूढ़े हो या जवान, अपना अभिमान वापस ले लेते थे और विनम्र बन जाते थे। और विनम्र, आखिरकार अपने क्षेत्र में वे ऐसे व्यक्ति थे जो अपने हाथों से हर चीज को नियंत्रित करने में सक्षम थे, लेकिन यहाँ वे प्रभाव के मामले में सबसे निचले पायदान पर हो सकते हैं, और अधिक से अधिक वे केवल औसत दर्जे के ही होंगे। कोई भी पूरी तरह से आश्वस्त होने की हिम्मत नहीं करेगा कि उनके पास चलने वाला व्यक्ति उन्हें केवल 1 या 2 उंगलियों से नहीं मार पाएगा। और इस ब्लू विंड एम्पायर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने हेवनली स्वॉर्ड विला में जंगली व्यवहार करने का साहस किया हो। क्या आप दोनों सबसे पहले स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस या स्वॉर्ड डिस्कोज एरिना का दौरा करना चाहते हैं? स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस में हजारों तलवारें हैं और उनमें से हर एक सामान्य से परे है। यदि कोई स्वर्गीय तलवार शिष्य तलवार प्राप्त करना चाहता है, तलवार प्रबंधन छत, उसे चयनित तलवार को वश में करना है। चारों ओर उड़ती हुई अनगिनत हजारों तलवारों का सुंदर दृश्य, मैं गारंटी देता हूं कि एक बार आप लोग इसे देख लेंगे तो आप इसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कैंग यू ने चमकती आंखों से कहा। जहां तक स्वॉर्ड डिस्कोज एरेना की बात है, ये वह स्थान है जहां रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। यह एक मुख्य मंच और 30 अन्य छोटे चरणों से बना है। रैंकिंग टूर्नामेंट की सभी प्रारंभिक प्रतियोगिताएं छोटे चरणों में आयोजित की जाएंगी, जबकि 32 फाइनलिस्ट मुख्य मंच पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। अचानक जैसे ही कैंग यू ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया, उसके पीछे से एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। राजकुमारी कैंग यू चे ने अपना सिर उठाया और आवाज के स्रोत की ओर देखा, और उसने देखा कि 7 लोगों का एक समूह उनकी ओर चल रहा था। 7 में 4 जवान और 3 बुजुर्ग थे। उनमें से हर एक ने लाल कपड़े पहने हुए थे, छाती पर लाल लौ की शिखा की कढ़ाई की हुई थी। 7 में से सबसे बुजुर्ग वह व्यक्ति था जिसके बाल और दाढ़ी पहले से ही शुद्ध सफेद थे। उसके बुजुर्ग चेहरे और थोड़ी धुंधली आंखों दोनों के भीतर बड़ी मात्रा में उतार चढ़ाव बसा हुआ था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली गहरी आभा वास्तव में अतुलनीय रूप से घनी थी, जिससे कई राहगीरों ने जब उसकी ओर देखा तो गहरे सदमे और चिंता के भाव प्रकट हुए। सहज रूप से ये लोग रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि उनमें उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और इस बुजुर्ग ने यू चे को अपनेपन का एहसास कराया।
उसने एक पल के लिए सोचा और उस समय को याद किया जब वह इस व्यक्ति से मिला था। स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज, फ्लेम ड्रैगन की बस्ती। वह बनिंग हेवन कबीले के उन 5 लोगों में से थे जिन्होंने फ्लेम ड्रैगन की जान लेने का प्रयास किया था। अन्य 4 व्यक्तियों द्वारा महान बुजुर्ग के रूप में संदर्भित वह फेन मोली था, जिसके पास सम्राट प्रोफाउंड दायरे से आधे कदम की ताकत थी। दूसरे शब्दों में, ये 7 लोग बनिंग हेवन कबीले के सदस्य थे, और जिसने पुकारा वह लगभग 23 वर्ष का युवक था। उसने कांग यू को मुस्कुराते हुए देखा और उसकी निगाहों में आश्चर्य और मोह के संकेत दिखे। उसकी आवाज सुनकर कैंग यू भौंचक्का रह गया, पीछे मुड़ा और विनम्रता से उत्तर दिया, तो ये यंग मास्टर फेन था, क्या संयोग है। फेन ज्यूचेंग आगे बढ़े। खुशी और लालित्य से मिश्रित मुस्कान के साथ वह कांग यू की ओर थोड़ा झुका और हंसा। जुएचेंग को ही इसे बुलाना चाहिए संयोग, क्योंकि जुएचेंग ने अंततः एक सफल दांव लगाया। इस बार हेवनली स्वॉर्ड विला का दौरा करने का अधिकार हासिल करने के लिए ज्यूचेंग को कई परेशानियों से गुजरना पड़ा, और इसका एकमात्र कारण आपकी शाही महारानी को देखना था। जैसा कि मैंने सोचा था, महामहिम ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था। ज्यूचेंग बेहद उत्साहित है। फेन ज्यूचेंग की नजरें पूरी तरह से कैंग यू पर टिकी हुई थी। उसने यूचे और ज़िया युवानबा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जो उसके बगल में थे। एक ट्रू प्रोफाउंड दायरे में था और दूसरा एलिमेंट्री प्रोफाउंड दायरे में था। मूलतः उन्हें उसके सामने प्रकट होने का विशेषाधिकार नहीं था। यंग मास्टर फेन, आप ऐसे ही हैं। कैंग यू ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मुझे अभी भी अपने 2 दोस्तों को विला के चारों ओर भ्रमण पर लाना है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। फेन ज्यूचेंग ने उसे और परेशान नहीं किया और थोड़ा झुक गया। तब मैं महामहिम का और अधिक समय लूंगा। ज्यूचेंग, बाद में एक और यात्रा करूंगा। कैंग यू ने लापरवाही से एक बार सिर हिलाया, फिर यूचे और ज़िया युवानबा के साथ चला गया। हे बड़े भाई, ये पहली बार है जब मैंने आपको किसी लड़की के साथ इतना धैर्यवान देखा है। सच, पूरे 3 साल हो गए हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आपका धैर्य कितने समय तक रहेगा। फेन जुए भी आगे बढ़ी और मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ कहा, लेकिन ये ब्लू मून राजकुमारी निश्चित रूप से सामान्य से बाहर है, यहाँ तक कि बड़े भाई की नजर भी उस पर नहीं पड़ती, जब तक कि वह जिससे शादी करना चाहती है वह स्वर्ग का जैद सम्राट न हो। हाँ, यदि एक दिन आप थक गए हैं इस खेल को खेलने के बाद, आपके एक शब्द से मैं खुद उसे बांध लूंगा और उसे आपके बिस्तर पर भेज दूंगा। मूर्ख मत बनो, फेन ज्यूचेंग ने सूंघा। किसी महिला को अपने वश में करने से जो आनंद मिलता है, वह केवल एक महिला को प्राप्त करने से कहीं बेहतर है। और हालांकि शाही परिवार धीरे धीरे घट रहा है और जल्द ही हमारे नियंत्रण में होगा, आखिरकार वह अभी भी एक शाही राजकुमारी है। वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे आप आसानी से अपहरण कर सके। यदि आप इसके कारण हेवनली स्वॉर्ड विला को क्रोधित करते हैं, तो मैं वास्तव में ये देखना चाहूंगा कि आप गंदगी को कैसे साफ करेंगे। अधिक से अधिक, हेवनली स्वॉर्ड विला कैंग वानहे की सुरक्षा की गारंटी देगा। मुझे संदेह है कि वे एक राजकुमारी के जीवन की परवाह करने के मूड में होंगे। फेन जुए भी हंसे और फिर धीरे धीरे उसके होठों के कोने को चाटते हुए कैंग यू की सुंदर पीठ की ओर देखा। फेन ज्यूचेंग ने आंगन की ओर देखा, जहां से कैंग यू बाहर चला गया था, और संयोग से हेवनली स्वॉर्ड महिला शिष्या, जिसने कैंग यू और बाकी लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था की थी, बाहर चली गई। फेन ज्यूचेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, जूनियर बहन, मैं बनिंग हेवन कबीले की फेन ज्यूचेंग हूँ। क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि राजकुमारी कैंग यू किस कमरे में रहती है? रात का आसमान गिरने लगा और रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमें आ गईं। हेवनली स्वॉर्ड विला में खुले गतिविधि क्षेत्रों में घूमने के बाद यूनचे और बाकी लोग अपने अपने कमरों में लौट आए। हेवनली स्वॉर्ड विला द्वारा तैयार किया गया भोजन भी असाधारण रूप से संतुष्टिदायक था। खाना खत्म करने के बाद शाम के लगभग 7 बज चुके थे। हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी, क्योंकि आसमान में अभी भी हल्की रोशनी थी। हेवनली स्वॉर्ड विला में अतिथि निवास क्षेत्र पहले से ही शांति की स्थिति में था। कल रैंकिंग टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भाग लेने वाले लगभग हर एक शिष्य को जल्दी नींद आ रही थी, ताकि उनकी ऊर्जा रिचार्ज हो सके। जो लोग उनके साथ आए थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें रोकने के लिए कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन यूनचे के लिए अभी भी सोना थोड़ा जल्दी था। बिस्तर पर करवटें बदलने और कुछ चक्कर लगाने के बाद वह अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया, दरवाजा खोला, बाहर गया और कांग यू के कमरे के सामने पहुंचा, जो उसके बगल में था। कैंग यू का कमरा अभी भी तेज रोशनी में था। चूंकि वह कल टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने वाली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जल्दी सोने की जरूरत नहीं थी। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। यू चे ने अपनी मुट्ठी उठाए और दरवाजा खटखटाया। बड़ी बहन, यह मैं हूँ।
दरवाजा सचमुच तुरंत खोला गया और जो उसके सामने आया वह कैंग यू की बर्फ सफेद सुंदर आकृति थी, जो चांदनी और मोमबत्ती की रोशनी दोनों से चमक रही थी। जूनियर भाई यू, टूर्नामेंट कल है, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? युन चे धीरे से मुस्कुराया और बिना एक शब्द कहे उसके कमरे में प्रवेश किया, दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे का ताला खींच दिया। फिर कैंग यू की कोमल पुकार के तहत उसने अचानक उसे कमर से पकड़ लिया और बड़े कदमों के साथ बिस्तर के पास चला गया। ये स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि मैं आपके बारे में सोच रहा था, वरिष्ठ बहन। लेकिन तुम्हें कल प्रतिस्पर्धा करनी होगी, मनन। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, यू चे ने पहले ही उसके होठों को जबरदस्ती चूम लिया था। उसका पूरा शरीर भी बिस्तर पर दबा हुआ था। उसकी आवाजें तुरंत कराहों में बदल गई। वह सहज रूप से एक पल के लिए संघर्ष करती रही और फिर स्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर ली, यू चे के साथ अपने लंबे चुंबन में डूब गई। कैंग यू के होठों की जोड़ी फूल की तरह कोमल थी, मुलायम और मलाईदार एहसास के साथ। यू चे पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उन्हें चूसना जारी रखा, अपने दोनों हाथों को उसके कूल्हों पर रखते हुए। उसकी जीभ सीधे उसके मुंह में चली गई। कैंग यू की कोमल और डरपोक छोटी जीभ के संपर्क में आई और वे एक दूसरे के चारों ओर उलझ गए। कैंग यू ने एमेन ध्वनि निकाली। उसकी नाजुक भौहें घबराहट से थोड़ी कांपने लगी। उसने सहजता से यू चे की जीभ को धीरे से काटा, जो उसके सामने के दांतों से उसके मुंह में घुस गई थी। अनियमित रूप से सांस लेते हुए उसकी सुगंधित सांसें धीरे से यू चे के चेहरे से टकराईं। लंबे चुंबन के बीच कैंग यू का चेहरा अनजाने में पूरी तरह से लाल हो गया था। उसकी जो आंखें कभी कभार खुलती और बंद होती थी, वे पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। विसर्जन के बीच में उसकी कमर की बेल्ट को यू चे ने पहले ही खींच लिया था और उसके परिधान पर जेड बटन एक एक करके खोले गए थे। यू चे ने अपने हाथ बढ़ाए, उसके कपड़ों में घुस गए और बिना किसी रोक टोक के उसके हाथ उसकी कोमल कमर के चारों ओर घूमने लगे। एमेन अपनी त्वचा के सीधे संपर्क में आने से कैंग यू की पलकें अचानक उछल गईं और उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह कराहने लगी, वो सहज रूप से संघर्ष करने लगी। अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए वह आखिरकार यू चे की जीभ से बचने में कामयाब रही और जोर से हौंफने लगी। नहीं, मत करो, कल भी आपका टूर्नामेंट है। वरिष्ठ बहन द्वारा मुझे ताकत दिए जाने से मैं निश्चित रूप से कल बेहतर प्रदर्शन करूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और एक बार फिर अपने होंठ कैंग यू के होठों पर दबा दिए। दोनों हाथ जो उसके कपड़ों के नीचे थे अचानक ऊपर की ओर बढ़े, असाधारण रूप से कोमल बर्फ के टुकड़ों को पकड़ लिया और धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगे। मन उसके संवेदनशील अंग पर हमला होने से कांग यू की कराह और संघर्ष और भी तीव्र हो गया, लेकिन केवल अपनी ताकत के साथ वह यू चे के खिलाफ कैसे विरोध कर सकती थी। बहुत जल्दी उसका संघर्ष कमजोर पड़ने लगा और कुछ ही समय बाद उसके अंदर एक अजीब और विदेशी भावना धीरे धीरे घर करने लगी। जो हाथ उसके शुद्ध शरीर का उल्लंघन कर रहे थे, वे भी अधिक गर्म लगने लगे। उसका गर्म स्पर्श उसकी त्वचा से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के भीतर आग जल रही हो। अनजाने में उसकी कोमल कमर धीरे धीरे हिलने लगी और उसकी नाक से अनजाने में सांस लेने की अनियमित आवाजें निकलने लगी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और उसकी आंखों से वह और भी अधिक नशे में लग रही थी। इसी क्षण कैंग यू अतुलनीय रूप से मोहक था। इस समय बिना किसी चेतावनी के यू चे ने अचानक अपनी हरकतें बंद कर दी। उसके दोनों हाथ अभी भी कैंग यू के विशाल स्तनों को धीरे से पकड़े हुए थे, लेकिन उसके होठों ने कैंग यू के सुगंधित होठों को छोड़ दिया था। उनकी अभिव्यक्ति शांत हो गई थी और उनकी सांसें भी सामान्य हो गई थी। कैंग यू ने धीरे से अपनी धुंधली आंखें खोली और उसकी आवाज पानी की तरह कोमल थी। जूनियर भाई यू, कोई आ रहा है। युन चे ने अपना सिर नीचे किया, उसे एक और चुंबन दिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 204 रैंकिंग टूर्नामेंट प्रारंभ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 204 रैंकिंग टूर्नामेंट प्रारंभ। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। यू चे की आवाज आने के कुछ देर बाद ही बाहर से कदमों की बहुत हल्की आवाज आई। साथ ही दरवाजे पर कई बार दस्तक हुई, जो न तो हल्की थी और न ही भारी। कैंग यू ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली। वर्तमान में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसके लंबे बाल अस्त व्यस्त थे और उसके कपड़े भी युन चे द्वारा खुले हुए थे, जिससे उसके ऊपरी शरीर की बर्फीली त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। वह फिलहाल किसी से मिलने की स्थिति में नहीं थी। अपनी सांसें स्थिर रखते हुए और शांत स्वर में उसने पूछा, ये कौन है? दरवाजे के दूसरी ओर से फेन ज्यूचिंग की परिष्कृत और सौम्य आवाज आई। यह मैं हूँ, फेन ज्यूचिंग।
एमेन। युन चे ने एक नजर डाली दरवाजा और फिर एक जटिल मुस्कान के साथ कैंग यू की आंखों में देखा। युन चे की निगाहों को देखकर कैंग यू के दिल में थोड़ी घबराहट हुई। इस डर से कि उसने फेन ज्यूचेंग के साथ उसके रिश्ते को गलत समझा है, उसने जल्दी से ठंडे स्वर का इस्तेमाल किया और जवाब दिया, यंग मास्टर फेन के इतनी देर से आने के लिए क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? फेन ज्यूचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले मैं रात में विला में घूम रहा था और जब मैं संयोग से इस जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि महामहिम का कमरा अभी भी तेज रोशनी में था। चूंकि अभी भी रात हो चुकी है, इसलिए मुझे विश्वास हुआ कि महामहिम को सोने नहीं जाना चाहिए था। आज रात पूर्णिमा वाली रात थी और हेवनली स्वॉर्ड विला की पूर्णिमा एक दिलचस्प एहसास देती है। अगर कोई इसे मिस करता है तो यह निश्चित रूप से होगा अफसोस की बात है। यदि महामहिम स्वतंत्र हैं, तो ज्यूचेंग को आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें महामहिम को एक साथ चंद्रमा को देखने के लिए आमंत्रित करने का सम्मान मिल सकता है। यू चे के होठों का कोना हिल गया और उसने नफरत से अपने दांत पीस लिए। वह इस समय राजकुमारी के साथ प्यार कर रहा था और अगले कदम पर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन ये कचरा वास्तव में उसे चंद्रमा को देखने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था। तुम अपनी बहन की गांड पर नजर क्यों नहीं डालते? जैसे ही उसने ऐसा सोचा, यू चे ने अचानक अपने दोनों हाथों पर बल लगाया, बर्फ से भरे गोल गोल उभारों की जोड़ी को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी प्रत्येक उंगली उनमें गहराई से दब गई। आह! कैंग यू ने कराह निकाली। कराह छोटी लेकिन मोहक थी और तुरंत एक आदमी के दिल को पागलों की तरह धड़कने के लिए उत्तेजित करने में सक्षम थी। उसकी आवाज फेन ज्यूचेंग के कानों में भी पड़ी। उसने झट से पूछा, महामहिम क्या हुआ? कैंग यू ने युन चे की कलाइयों को पकड़ लिया, उसे शर्मिंदगी भरी निगाहों से देखा और शांत करने की पूरी कोशिश की। युवा मास्टर फेन, आपकी सद्भावना के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे मुंगाजूजिंग में पूरी दिलचस्पी नहीं है। यदि और कुछ नहीं है तो युवा मास्टर फेन कृपया अपनी छुट्टी ले ले। जैसे ही वह बात कर रही थी, यू चे के हाथ बुरी तरह से हिलने लगे। उसने पकड़ा, रगड़ा और चुटकी काटी, जिससे कैंग यू अनियमित रूप से हौंफने लगा। उसके पास अपने दांत पीसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खुद को कोई आवाज न निकालने के लिए मजबूर कर रही थी। फेन ज्यूचेंग ने आह भरने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। महामहिम, कुछ शब्द हैं जो ज्यूचेंग हमेशा से आपको बताना चाहता था। ज्यूचेंग को उम्मीद है कि महामहिम उससे यह मौका देंगे। उन शब्दों को कहने के बाद ज्यूचेंग निश्चित रूप से तुरंत चला जाएगा और महामहिम को परेशान नहीं करेगा। इस समय यू चे का एक हाथ चुपचाप नीचे की ओर बढ़ा, जिससे कैंग यू की लंबी स्कर्ट अलग हो गई और उसका हाथ तुरंत अंदर गहराई में डूब गया। बिना किसी रोक टोक के उसने उसकी लंबी और चिकनी टांगों को छुआ। उसकी जांघ के सही मोड़ का अनुसरण करते हुए उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। कैंग यू का शरीर कांप उठा। वह शर्मिंदा और चिंतित दोनों थी, क्योंकि उसने युन चे के गंदे हाथ को अपनी जांघ के पास आने से रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया था। बड़ी इच्छा शक्ति के साथ उसने फेन ज्यूचेंग को जवाब देने के लिए शांत स्वर का इस्तेमाल किया। मैं पहले से ही बिस्तर पर जा रहा हूं, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा। युवा मास्टर फेन, कृपया अपनी छुट्टी लें। यू चे के अत्यधिक उल्लंघन के कारण उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। हालांकि फेन ज्यूचेंग इसे नोटिस करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने इसे दिल में नहीं डाला। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस राजकुमारी से वह चिकनी चुपड़ी बातें करता था, उसे वर्तमान में एक आदमी के शरीर के नीचे दबाया जा रहा है और उसका फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने अपने धैर्यवान और सज्जनतापूर्ण व्यवहार को बरकरार रखा और हमले पर जोर देने के बजाय शांति से कहा। ज्यूचेंग महामहिम के विश्राम में बाधा डालने के लिए बेहद शर्मिंदा है। मुझे पता है कि कुछ मामलों के कारण महामहिम के मन में ज्यूचेंग के प्रति पूर्वाग्रह है, लेकिन महामहिम के प्रति ज्यूचेंग की मंशा सच्ची और स्पष्ट है, और सूर्य और चंद्रमा मेरे गवाह हो सकते हैं। यदि महामहिम ज्यूचेंग को एक मौका देना चाहते हैं, तो ज्यूचेंग आपकी सभी महामहिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सभी प्रयास करेगा। मुझे आशा है कि महामहिम ज्यूचेंग से 1000 मील दूर नहीं रहेंगे और बार बार ज्यूचेंग को अस्वीकार नहीं करेंगे। कैंग यू। फेन ज्यूचेंग के उन शब्दों को छोड़ने के बाद वह 2 कदम पीछे चला गया और एक पल भी रुके बिना वह धीरे से चला गया। आंगन से बाहर निकलने के बाद उसने अपना सिर उठाया और रात के आकाश की ओर देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बुदबुदाया, इस मेंदुनिया मेरे अलावा फेन ज्यूचेंग किसी और के पास आप पर कब्जा करने की योग्यता नहीं है। आखिरकार आप एकमात्र शाही राजकुमारी हैं और एकमात्र लड़की हैं जिसके साथ मैं, फेन ज्यूचेंग, इतना धैर्य रखने को तैयार हूँ। फेन ज्यूचेंग के कुछ दूर चले जाने के बाद कांग यू को एक बार फिर यू चे ने नीचे धकेल दिया।
कैंग यू के साथ गद्दे पर करवट बदलते समय उसकी लगातार कराहों के बीच यू चे ने उसके सारे कपड़े जल्दी से उतार दिए थे। उसका संपूर्ण शरीर एक बढ़िया सफेद लोगो जेड जैसा उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया था। कैंग यू बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ गई, कंबल खींचकर किसी तरह उसकी छाती के सुंदर दृश्य को अवरुद्ध कर दिया। धुंधली आंखों से उसने दयनीयता से कहा, फेन ज्यूचेंग और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा है। आप क्रोधित नहीं हो सकते, ठीक है? हम कुछ नहीं हो रहा। यू चे ने सीधा चेहरा दिखाने का नाटक किया। बहुत रात हो चुकी है और वह वास्तव में आपको ढूंढने के लिए सीधे आपके कमरे में आया था। तुमने तो उसे बता ही दिया होगा। ओह नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। उसने इसे स्वर्गीय तलवार के शिष्यों से सुना होगा। वास्तव में यदि आप इसे साबित करना चाहते हैं तो अपना कंबल खींच लें और आज्ञाकारी रूप से मुझे आपको खाने दे। युन चे ने कंबल के दूसरे कोने को पकड़ लिया और अभद्रता से कहा, आह! कैंग यू धीरे से चिल्लाई। उसने अनजाने में कंबल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने दयनीयता से कहा, नहीं, रुको, टूर्नामेंट खत्म होने तक रुको, ठीक है? टूर्नामेंट के बाद चाहे आप मेरे साथ कुछ भी करना चाहें, मैं करूंगी। युन चे हंसे। उसने कंबल दूर फेंक दिया, आगे की ओर झुक गया और धीरे से कैंग यू के नर्म और कोमल शरीर को गले लगा लिया। हालांकि उन्होंने कोई अन्य आंदोलन नहीं किया। ये वरिष्ठ बहन ने व्यक्तिगत रूप से कहा है, जब वह समय आएगा तो आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। हंग! कैंग यू ने अपने दोनों हाथों से उसकी छाती को पकड़ लिया और अपना सिर यू चे की छाती में दबा दिया। वह अब उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कैंग यू के कमरे की मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। किन बुशान, जो आंगन के कोने पर ध्यान कर रहे थे, पूरे समय यू चे और फेन ज्यूचिंग से अनजान रहते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से बोले, हाँ, क्या जोशीला युवा है। सुबह 9 बजे अगले दिन हेवनली स्वॉर्ड विला का स्वॉर्ड डिस्कोज एरेना, तलवार प्रवचन क्षेत्र का मुख्य मंच और 30 अन्य छोटे तलवार क्षेत्र सभी गोलाकार आकार में थे। मुख्य मंच 300 मीटर लंबा था और छोटे मंच करीब 60 मीटर लंबे थे। स्वॉर्ड डिस्कोज एरेना वह स्थान था जिसका उपयोग हेवनली स्वॉर्ड विला के शिष्यों द्वारा लड़ाई के लिए किया जाता था। यहीं पर ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया था। फिलहाल मुख्य मंच के आसपास की सीटें पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। प्रत्येक सीट के सामने एक पट्टिका थी जो उपस्थित समूह का संकेत देती थी। आमतौर पर प्रत्येक पट्टिका के पीछे 7 लोग बैठते थे, लेकिन ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के लिए केवल 4 की दयनीय संख्या थी। 9 बज गए हैं, ये शुरू होने वाला है। किन बुशांग ने धीरे से बात की। अचानक मध्य हवा से तलवारों की तेज और स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती थी। सभी ने सहजता से अपना सिर उठाया और देखा कि उनसे लगभग 300 मीटर ऊपर अचानक 100 तलवारें थीं। तैरती हुई तलवारों का अपना मन लग रहा था और वे आकाश में इधर उधर नाचने लगी। तलवारों की तड़तड़ाहट ने आसमान की खामोशी को तोड़ दिया और आवाजें बेहद तेज थीं। मंच पर कुछ चक्कर लगाने के बाद वे मुख्य सीट के ऊपर हवा में रुके और खुद को बड़े करीने से व्यवस्थित किया। तैरती तलवारों के नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर आया, मुट्ठियों से अभिवादन किया और स्पष्ट आवाज में बोला, ये बूढ़ा स्वर्गीय तलवार विला के तलवार बपतिस्मा मंडप के बुजुर्ग लिंग वगो है। मुझे आज सभी नायकों और उत्कृष्ट युवाओं से मिलकर खुशी हुई। हेवनली स्वॉर्ड विला में आने के लिए सभी को धन्यवाद देने के लिए मैं हमारे विला का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस साल का ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट लिंग वगो का उपनाम स्काले स्वॉर्ड है। भले ही वह किसी भी सामान्य बुजुर्ग की तरह दिखता है, अफवाह है कि वह पहले से ही स्काई प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर है। मुझे अब उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता। वह पहले ही कई वर्षों के टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है और निष्पक्ष है। वह मजाक नहीं करता है और यहाँ तक कि हेवनली स्वॉर्ड विला के भीतर भी वह एक सम्मानित व्यक्ति है। यहाँ तक कि लिंग यूफेंग को भी उनके प्रति कुछ सम्मान दिखाना होगा। किन बुशांग यूचे और जिया युवानबा से फुसफुसाया, वाह, पैलेस प्रमुख किन से अधिक मजबूत। जिया युवानबा ने आश्चर्य के भाव से अपना मुंह खोला। जब से उन्होंने ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में प्रवेश किया और पाया कि किन बुशांग पौराणिक स्काई प्रोफाउंड रियलम था, उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक देवता हो। हाँ, ब्लू विंड एम्पायर में मुझसे ज्यादा ताकतवर कई लोग हैं। किन बुशांग ने हंसते हुए कहा, मैं केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे के 3रे स्तर पर हूँ और लिंग वगो से बहुत नीचे हूँ। अगर उनमें से किसी एक के खिलाफ मेरे 10 भी होते तो भी मैं उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। स्काई प्रोफाउंड दायरे तक पहुंचने पर हर स्तर स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन होता है। आवश्यक समय और प्रयास आत्मा के गहन क्षेत्र के 10 पूरे स्तरों से गुजरने के लिए आवश्यक समय और प्रयास से कहीं अधिक है।
इसके अलावा स्काई प्रोफाउंड दायरे का निचला आधा हिस्सा और स्काई प्रोफाउंड दायरे का शीर्ष आधा हिस्सा दो अलग अलग दुनिया है। पांचवें स्तर से नीचे वे किसी भी समृद्ध संप्रदाय में पाए जा सकते हैं। पांचवें स्तर से ऊपर वे प्रमुख संप्रदायों में भी दुर्लभ हैं। वे सच्चे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। प्रसिद्ध जमे हुए बादल 7 परियां स्काई प्रोफाउंड दायरे के पांचवें स्तर से ऊपर हैं। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड मालकिन और एकांत खेती के विशेषज्ञों की गिनती न करते हुए, जिनकी गहन ताकत फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में स्काई प्रोफाउंड दायरे के शीर्ष आधे हिस्से में है, वे केवल 7 हैं। जब उन्होंने समाप्त किया तो लिंग वगॉ का सामान्य प्री मैच ब्रीफ भी लगभग पहले ही समाप्त हो चुका था। अचानक उनकी आवाज ऊंची हो गई और उनके प्रत्येक शब्द गगनभेदी थे। इस साल के ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट का गवाह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 4 महान पवित्र मैदानों से आया है, माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एल्डर लिंग कुन। एल्डर लिंग कुन की ताकत और जन्मस्थान के साथ, मेरा मानना है कि एल्डर लिंग कुन की योग्यता और अधिकार पर किसी को भी संदेह नहीं होगा। जब 4 शब्द शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र निकले तो हर कोई तुरंत स्तब्ध रह गया, विशेषकर वे जो पहले टूर्नामेंट में गए थे। जिन लोगों ने पौराणिक माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के बारे में सुना है, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि वे सभी हौंफने लगे। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन प्रसिद्ध 4 महान पवित्र मैदानों में से एक था। ये नाम सुनते ही सभी संप्रदाय गुरुओं को एक अदृश्य प्रकार का दबाव महसूस हुआ। यदि पवित्र मैदान से कोई व्यक्ति गवाह के रूप में खड़ा हो, तो वह किस स्तर पर होगा? लड़ाई के दौरान कौन कुछ भी हास्यास्पद करने का साहस करेगा? ये लंबे समय से अफवाह है कि हेवनली स्वॉर्ड विला और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के बीच कुछ संबंध थे और इस बार जो एल्डाया था, उसका भी लिंग उपनाम था। यह अनिवार्य रूप से लोगों के लिए कुछ साबित हुआ। शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र, ये कैसी जगह है? आसपास के दर्शकों की प्रतिक्रिया ने जिया युवानवा को बहुत उत्सुक बना दिया। उद्धरण चिन्ह ... हेवनली स्वॉर्ड विला से 1000 गुना अधिक मजबूत जगह। अब और कोई प्रश्न न पूछें। यू चे फुसफुसाए। जिया युवानवा की आंखें बैल से भी अधिक चौड़ी हो गई। जब लिंग वगॉ चिल्लाया, तो हरे रंग की पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ और थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, मानो किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित हो, सभी की निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। वह लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र का लग रहा था, औसत कद, काठी वाला और भावहीन चेहरा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि हर कोई उससे देख पा रहा था, लेकिन वे उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई काल्पनिक भ्रम हो। जैसे ही वह बैठा, सभी की नजरें जैसे हट गईं, क्योंकि वे सभी अलग अलग जगहों पर जा टिकी। तुरंत सभी के दिल गहरे सम्मान और भय से भर गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह पवित्र भूमि में से एक से आया था। ये लिंग कुन जिस स्तर पर था, वह वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से समझ से बाहर था। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 205 रैंकिंग टूर्नामेंट, गहन शक्ति मूल्यांकन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 205 रैंकिंग टूर्नामेंट, गहन शक्ति आकलन। अब इस बूढ़े व्यक्ति को इस रैंकिंग टूर्नामेंट का पुरस्कार घोषित करने दीजिए। लिंग वगॉ के शब्दों ने सभी को अपनी निगाहें फिर से उस पर केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया और गंभीरता से सुनने लगे। हर एक रैंकिंग टूर्नामेंट का पुरस्कार अलग था। उन्होंने लिंग वगॉ को केवल ये पढ़ते हुए सुना। रैंकिंग टूर्नामेंट की व्यक्तिगत रैंकिंग में तीसरे स्थान पर एक पर्पल स्ट्राइप्ड ड्रैगन हॉट पैलेट प्राप्त होगा। व्यक्तिगत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पर्पल वेइंड मैरो क्वेंचिंग फ्लूइड की 3 बूंदें मिलेंगी। जैसा कि लिंग वगॉ ने यहाँ तक कहा था, नीचे श्रोतागण थे पहले से ही सदमे की चीख से भर गया। पर्पल स्ट्राइप्ड ड्रैगन हॉट पैलेट और पर्पल वेइंड मैरो क्वेंचिंग फ्लूइड के नाम सीटों पर मौजूद सभी लोगों के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे, क्योंकि ये सभी देवतुल्य औषधियां थी जिन्हें अपार धन संपदा से भी प्राप्त करना कठिन था। अफवाह थी कि पहले वाले को ट्रू ड्रैगन प्रोफाउंड कोर की शक्ति को परिष्कृत करके बनाया गया था और इसे लेने वालों के सभी गहन प्रवेश द्वार अगले महीने के लिए खोले जा सकते थे, जिससे उनकी साधना की गति कई गुना बढ़ जाएगी। उत्तरार्ध किसी की अस्थि मज्जा और मस्तिष्क को परिष्कृत कर सकता है, उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति को स्थायी लाभ प्राप्त हो सकता है। ये दोनों औषधियां अतुलनीय रूप से प्रसिद्ध और बहुमूल्य थीं, और चाहे किसी के पास कितनी भी बड़ी धनराशि क्यों न हो, उन्हें खरीदना लगभग असंभव था। विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए पर्पल स्ट्राइप्ड ड्रैगन हॉट पैलेट और पर्पल विंड मैरो क्वेंचिंग फ्लूइड पूरी तरह से और वास्तव में चमत्कार की दवाएं थी। उपस्थित सभी भाग लेने वाले शिष्य, जिनमें शीर्षस्थ संप्रदायों के शिष्य भी शामिल थे, पहले से ही अपनी कड़ी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उनके गले से लगातार गूंजने की आवाज आ रही थी। हालांकि इन 2 प्रकार की दवाओं में से एक को प्राप्त करने की शर्तें बेहद कठोर थी।
1500 शीर्ष प्रतिभाओं के बीच शीर्ष 3 स्थानों तक पहुंचना वास्तव में स्वर्ग पर चढ़ने की कोशिश करने से भी कठिन था। उद्धरण चिन्ह ... व्यक्तिगत रैंकिंग में पहला स्थान एक स्काई प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट ड्रैगन स्केल आर्मर प्राप्त करेगा, जो माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र से उत्पन्न होता है। वाह! जैसे ही प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई, सभी दर्शक तुरंत ऐसे चिल्लाने लगे मानो कड़ाही में गर्म तेल हो, और बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। स्काई प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट ड्रैगन स्केल कवच, जैसा कि ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से उम्मीद की जाती है, ये वास्तव में हाथों का प्रदर्शन है जो चाहने पर भी शांत रहना कठिन बना देता है। जियो संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर जियो जुएटियन ने सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा, मैंने सुना था कि यह ड्रैगन स्केल कवच एक असली ड्रैगन से ड्रैगन स्केल द्वारा बनाया गया था। अतुलनीय रूप से कठोर होने के साथ साथ इसमें विदेशी गहन ऊर्जा के प्रति एक निश्चित मात्रा में परावर्तक गुण भी होते हैं। हाथ में ड्रैगन स्केल कवच के साथ इसकी तुलना एक नहीं, कई और जिंदगियों से की जा सकती है। लियर, इस बार आपको निश्चित रूप से 120% प्रयास खर्च करना होगा। इस ड्रैगन स्केल कवच के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, भले ही आपका सामना लिंग युन से हो, और शुरू से ही हार की घोषणा नहीं करनी चाहिए। हाँ, जियो कुंडली ने जवाब में जबरन अपना सिर हिलाया। पूरे ब्लू विंड एम्पायर में स्काई प्रोफाउंड रैंक के केवल 3 सुरक्षात्मक कवच हैं। इसके अलावा उनमें से कोई भी इस ड्रैगन स्केल कवच की बराबरी नहीं कर सका। बर्निंग हेवन कबीले के महान बुजुर्ग फेन मोली भी अब शांत नहीं रह सकते थे। हालांकि वह जियो जुएटियन की तरह आशावादी नहीं था, और उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही फिर से फीकी हो गई। हालांकि अफसोस की बात है, इस ड्रैगन स्केल कवच का उपयोग केवल हमारी आंखों को चकाचौंध करने के लिए किया जाता है। यहाँ लिंग युन के होते हुए कौन उसके खिलाफ जीत सकता था? यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, यह एक महान उपहार हो सकता है जिसे लिंग कुन ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए हमारी आंखों को उकसाने के साधन के रूप में शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से लाया था। अंत में यह अभी भी उनके कब्जे में रहेगा। लिंग वगो की घोषणा जारी रही। रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष 10 ताकतें टूर्नामेंट के बाद टीमों में हेवन बेसिन सीक्रेट रियलम का पता लगाने के लिए योग्य होंगी। रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष 10 ताकतों को हेवनली बेसिन सीक्रेट रियलम की खोज के बाद माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एल्डर लिंग कुन द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए डेमन सीलिंग अनुष्ठान को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिलेगा। दानव सीलिंग अनुष्ठान, वह क्या है? यू चे ने हैरान होकर किन वुशांग की दिशा में पूछा। किन वुशांग ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। इस बार गिनती करते हुए मैं यहाँ कुल मिलाकर 3 बार आ चुका हूँ, फिर भी मैंने इस तरह के इनाम के बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन दानव शब्द के बारे में मैंने सुना है। यह अफवाह थी कि 100 साल पहले माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन ने हेवनली स्वॉर्ड विला में एक दानव भेजा था और इसे स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस के नीचे सील कर दिया था। तलवार प्रबंधन छत के केंद्र में वह विशाल तलवार उस दानव को सील करने के लिए ही मौजूद है। शायद इस सील को मजबूत करने की जरूरत है भी कभार, या शायद यही कारण है कि यह लिंग कुन हेवनली स्वॉर्ड विला में आया। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के इस सत्र को देखने के लिए नहीं था, बल्कि उस सील को मजबूत करने के लिए था। बेशक ये केवल एक अनुमान है। हेवनली स्वॉर्ड विला में एक राक्षस होने की बात, जिससे माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र द्वारा यहाँ भेजा गया था, यू चे ने कैंग्यू को मनमाने ढंग से इसका उल्लेख करते हुए सुना था जब उसने उससे हेवनली स्वॉर्ड विला का परिचय दिया था। उसकी नजर चारों ओर घूम गई और पाया कि अधिकांश लोग भ्रमित भावों के साथ एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। स्पष्ट रूप से वे सभी नहीं जानते थे कि तथाकथित दानव सीलिंग अनुष्ठान क्या था। समय आ गया है। अब ये बूढ़ा आदमी घोषणा करता है, ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट का ये सत्र आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। विशाल तलवार प्रवचन क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। कोई केवल लिंग वगो डगमगाता हुआ चित्र देख सकता था, वह पहले ही हवा में उड़ चुका था। धुंधले भूरे प्रेत की एक पंक्ति को छोड़कर वह पलक झपकते ही तलवार प्रवचन क्षेत्र के मृत केंद्र पर उतरा। वहां एक विशाल गहन आकलन पत्थर पहले से ही खड़ा था। इस सत्र के रैंकिंग टूर्नामेंट में कुल 513 क्षेत्रीय बलों को रैंक किया जाना है और इसमें 1535 भाग लेने वाले शिष्य शामिल हैं। भाग लेने वाले प्रत्येक शिष्य की आयु 16 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आयु सीमा के भीतर नहीं आने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। अब रैंकिंग टूर्नामेंट की लॉट ड्राइंग शुरू होती है। नंबर निकालने से पहले किसी की उम्र और गहन शक्ति का परीक्षण किया जाना चाहिए और फिर सभी को युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट व्यक्तियों के नाम भी बताएं। अब इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बुलाए गए भाग लेने वाले शिष्य गहन शक्ति के लिए तुरंत सामने आते हैं। मूल्यांकन और लॉट नंबर ड्राइंग।
रैंकिंग टूर्नामेंट के प्रत्येक सत्र में गहन शक्ति मूल्यांकन हमेशा एक आवश्यक प्रक्रिया रही है। हालांकि इस गहन शक्ति मूल्यांकन ने वास्तव में जिस चीज का परीक्षण किया वह गहन शक्ति नहीं थी, बल्कि उम्र थी। आखिरकार रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले शिष्य की उम्र पर बेहद सख्त प्रतिबंध था। स्काईब्लेड कबीले के ली बदाओ, जी हुंग, ये चांग किंग, वे तीनों जिनके नाम लिंगवगो ने पुकारे थे, तुरंत बैठने की जगह से नीचे चले गए और एक एक करके गहन आकलन करने वाले पत्थर पर अपनी हथेली रख दी। परिणामी आयु क्रमशः 19, 20 और 20 थी। संबंधित गहन शक्ति रैंक स्पिरिट प्रोफाउंड रियलिम रैंक 3, स्पिरिट प्रोफाउंड रियलिम रैंक 2 और स्पिरिट प्रोफाउंड रियलिम रैंक 2 थे। बाद में उन्होंने अपने अपने रैंकिंग टूर्नामेंट नंबर किनारे कर दिए और अपनी सीटों पर लौट आए। थंडरबोल्ट माउंटेन के वू म्यू, वू फिरान, वू क्विंग्यून, स्काई रिवर क्लाउड पवेलियन, चंद्रमा की पूजा करने वाला संप्रदाय, दिव्य बादल द्वीप, डॉट 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 डॉट। भाग लेने वाले शिष्यों की लहरें इकाइयों के रूप में संप्रदायों के साथ आगे आई और गहन शक्ति मूल्यांकन के साथ साथ संख्या चित्रण भी किया। पिछले सत्रों की तरह ही भाग लेने वाले अधिकांश शिष्यों की आयु 19 और 20 वर्ष थी। 18 वर्ष के बच्चे पहले से ही बहुत दुर्लभ थे और 17 तो अत्यंत दुर्लभ थे। जहां तक 16 की बात है, लगभग आधे शिष्य पहले ही ऊपर जा चुके थे, लेकिन अभी भी वहां एक भी नहीं था। इसके अलावा इन भाग लेने वाले शिष्यों में से 90% से अधिक की गहन शक्ति आत्मा गहन क्षेत्र के पहले स्तर और आत्मा गहन क्षेत्र के 5वें स्तर के बीच केंद्रीकृत थी। जो लोग स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर को पार कर गए वे 10वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए। 20 वर्ष से कम उम्र में स्पिरिट प्रोफाउंड क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होने के लिए, भले ही वह ब्लू विंड साम्राज्य की शाही राजधानी में हो, किसी को प्रतिभाओं के भीतर प्रतिभा के रूप में माना जाएगा। यहाँ तक कि ब्लू विंड के नंबर 1 प्रोफाउंड पैलेस के लिए भी विदेशी फेन ज्यूचेन सहित केवल 3 लोग थे। तैरते बादल और न्यू मून जैसे छोटे शहरों के लिए कोई इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ इसे केवल सामान्य स्तर तक ही सीमित किया जा सकता है। और स्पिरिट प्रोफाउंड रियल और उससे ऊपर के 5वें स्तर के युवा गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए वे स्वर्ग द्वारा आशीर्वादित विलक्षण प्रतिभाओं के साथ साथ रैंकिंग टूर्नामेंट के शीर्ष स्तर के समूह भी होंगे। जहां तक सच्चे गहन क्षेत्र की बात है, कम से कम अब तक वहां एक भी नहीं था। जियो संप्रदाय के जियो कुंडली, जियो जेन, जियो नान, जिस क्षण इसका नाम जियो संप्रदाय पड़ा घोषणा की गई, संपूर्ण दर्शक अचानक फिर से शांत हो गए। ब्लू विंड साम्राज्य में भय उत्पन्न करने वाले 4 प्रमुख संप्रदाय अंततः मंच पर प्रवेश करने लगे। जियो संप्रदाय के 3 भाग लेने वाले शिष्य बैठने की जगह से बाहर चले गए और कंधे से कंधा मिलाकर तलवार प्रवचन क्षेत्र के केंद्र की ओर चले गए। यहाँ तक कि उनके चलने का ढंग भी अन्य संप्रदायों के शिष्यों से भिन्न था। उनकी भौहों के बीच में एक गर्व भरी हवा झलक रही थी जो लगभग प्राकृतिक लग रही थी। जियो कुंडले, 20 वर्ष, स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम स्तर 9। जियो कुंडली गहन शक्ति मूल्यांकन लेने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसे ही परिणाम दिखाया गया, मंच के नीचे से विस्मयादिबोधक की आवाज आई। विशेष रूप से वे शिष्य जो आमतौर पर गौरवान्वित थे और जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 प्रतिभाशाली कहा जाता था, उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और जबड़े ढीले हो गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। महज 20 साल की उम्र में वह वास्तव में पहले से ही स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 9वें रैंक पर था और पृथ्वी प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश करने से केवल 2 कदम दूर था। ये कैसे संभव था? वे अपने कांपते दिलों में चिल्ला रहे थे। कानों के पास बजने वाले विस्मयादिबोधक ने जियो जेन को एक ठंडी खर्राटे लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ प्रोफाउंड असेसिंग स्टोन पर दबाया। जियो जेन, 20 वर्ष, स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम स्तर 9। इस बार वे युवा शिष्य जिनकी आंखें पहले से ही चौड़ी और ढीले ढाले थे, उन्होंने अपनी आंखें और भी बड़ी कर ली। उन्होंने पहले केवल 4 प्रमुख संप्रदायों का विस्मयकारी नाम ही अपने कानों से सुना था, फिर भी इस बार उन्होंने अपनी आंखों का उपयोग किया था और वास्तव में 4 प्रमुख संप्रदायों की भयावहता को देखा था। जियो नान अंतिम था। जियो नान, 18 वर्ष, स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम स्तर 6। भले ही जियो नान की गहन ताकत तीनों में सबसे नीचे थी, फिर भी वह जियो कुंडली और जियो जेन से 2 साल छोटा था। इस गहन शक्ति रैंक के साथ यह युग सदमा कारक पिछले 2 की तुलना में थोड़ा भी कमजोर नहीं था। कुछ ही समय बाद बनिंग हेवन कबीले के 3 भाग लेने वाले शिष्य भी एक ही समय में मंच पर आए। फेन जिन, 20 वर्ष, स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम लेवल 9। फेन जुएबी, 20 वर्ष, स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम स्तर 8। फेन युएंज, 19 वर्ष, स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम स्तर 7। फेन जिन बनिंग हेवन कबीले के महान बुजुर्ग फेन मोली के सबसे बड़े पोते हैं और इस टूर्नामेंट में बनिंग हेवन कबीले के नंबर 1 शिष्य भी हैं।
जहां तक फैंग जुएबी की बात है, उसकी योग्यता फेन जुचेन से कमतर है और वह इस रैंकिंग टूर्नामेंट में बनिंग हेवन कबीले के लिए नंबर 1 मुख्य पात्र नहीं बन सकता है। किन वुशांग ने अचानक समझाया। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की शुई वुशुंग, वू जुएक्सिन, जिया क्विंग्यू। 4 प्रमुख संप्रदायों में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के शिष्यों की संख्या सबसे कम थी, क्योंकि जब फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड अपने शिष्य को चुनते थे तो यह न केवल महिलाओं तक ही सीमित था, बल्कि उनकी योग्यता, प्रतिभा और साथ ही उपस्थिति की भी बेहद सख्त आवश्यकता थी। और इसलिए अगर कोई शिष्यों की औसत ताकत के बारे में बात करे तो हेवनली स्वॉर्ड विला भी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की बराबरी नहीं कर सकता। उसी समय जमे हुए बादल एसगार्ड के शिष्यों में से हर एक खिलते हुए फूलों की तरह सुंदर था। नंबर 1 सुंदरी चू यूचिन, जिसने अनगिनत युवा और प्रतिभाशाली पुरुषों को मोहित कर लिया था, वह वास्तव में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से आई थी। जैसा कि अपेक्षित था, जब फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की 3 मादाएं बाहर आई तो पूरा परिवेश तुरंत लगातार गूंजने की गूंज से भर गया। जिन युवा शिष्यों में इस स्थान पर पहुंचने की क्षमता थी, उन्होंने पहले ही खुद को अपने क्षेत्रों के शिखर के रूप में स्थापित कर लिया है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनके पास सभी प्रकार की खूबसूरत महिलाएं थीं। लेकिन सामान्य महिलाएं फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की महिला शिष्यों की गुणवत्ता की तुलना कैसे कर सकती हैं? उनके चारों ओर प्राकृतिक बर्फ के ध्रुव तैर रहे थे, जो उनके स्वप्निल वातावरण को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। आखिरी युवती का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए उसका असली चेहरा देखने का कोई रास्ता नहीं था। सभी युवा शिष्यों की निगाहें शुई वुशुंग और वू जुएक्सिन के सुंदर चेहरों और आकृतियों पर केंद्रित थीं। वे इतनी देर तक घूरते रहे कि उनकी चौड़ी आंखें लगभग लंबवत हो गईं, जैसे कि उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया हो। जीजा जी, जल्दी देखो, ये बड़ी बहन है। हालांकि जिया क्विंग्यू ने घूंघट पहना हुआ था, फिर भी जिया युवानबा ने उसे एक ही बार में पहचान लिया। झलक जैसे ही वह उत्साह से चिल्लाया, उसने तुरंत युन चे की बाह पकड़ ली। यू चे ने तुरंत उसे चुप कराया और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि वह किंग्यू है और मुझे पहले से ही पता था कि वह इस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेगी। आप मुझे जीजाजी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसे दोबारा बड़ी बहन नहीं कहना चाहिए। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की महिला शिष्यों को शादी करने से मना किया गया है। अगर किसी और ने किसी बात के बारे में सुन लिया तो यह उसके लिए हानिकारक होगा। हमें भी अनावश्यक ध्यान मिलेगा। जिया युवानबा ने तुरंत अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया, बार बार सिर हिलाया और जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। युन चे की नजर जिया क्विंग्यू की पीठ पर पड़ी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। 1.5 साल हो गया था जब उसने उसे आखिरी बार देखा था और वह स्पष्ट रूप से लंबी हो गई थी। मूल अतुलनीय रूप से पतला और सुडौल नाजुक शरीर और भी अधिक सुंदर हो गया था। बस उसे पीछे से देखना ये कल्पना करने के लिए पर्याप्त था कि वह किस प्रकार की अद्वितीय सुंदरता बन गई थी। एक बार जब उसने अपना घूंघट हटा दिया तो उसका चेहरा शायद बहुत पहले से और भी अधिक लुभावनी हो गया था। वह बुर्का पहनने वाली लड़की युवानबा की बड़ी बहन है, आपकी पत्नी है। युवानबा ने जो कहा था उसे दूसरों ने नहीं सुना, लेकिन उनके बगल में बैठे कैंग्यू ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उसने अपने चेहरे पर कुछ हद तक खाली भाव के साथ जिया क्विंग्यू को देखा। जब अपने प्रेमी की पत्नी को देखा तो उसकी आवाज और अभिव्यक्ति सभी ने एक अवर्णनीय जटिल भावना को प्रकट किया। भले ही उनके मन में एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं हो या नहीं, भले ही वे वास्तव में पति पत्नी हो या नहीं, वह फिर भी उनकी पत्नी थी। उन्होंने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली, स्वर्ग और पृथ्वी को सम्मान दिया। उनके बुजुर्ग स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी मानकर। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।